उड़ान जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी उसका मोटिव क्या था? एजुकेशन सेक्टर में मैं कुछ करना चाहती हूँ। बीइंग अ टीचर, जैसे आप टीचर हो तो आपने सबसे बड़ी कमी क्या देखी? मैं कुछ ना कुछ पहले कर लूँ, अगर वो नहीं वर्कआउट किया तो फिर मैं टीचिंग लाइन में चला जाऊंगा। आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट वो क्या रहा था? मतलब हम लोग जानते हैं कि आई एम ट्रेंड कथक डांसर। आने वाले फ्यूचर में कहाँ देखते हो आप अपने आप को उड़ान को? कि जितनी नई चीजें आती है, नए ट्रेंड्स आते हैं एजुकेशन सेक्टर में, उड़ान उन सबको कवर करे फ्यूचर में। एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक वुमन एंटरप्रेन्योर होता है, तो वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल होता है। एज अ वुमन आपको एक्सेप्टेंस मिले, है ना। वो एक्सेप्टेंस मिलनी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आपके डिसीजन स्किल्स पर बहुत डाउट होता है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का टॉक विद फील पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं रियल जर्नीज, रियल स्ट्रगल्स और रियल सक्सेस की। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो एजुकेशन, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप तीनों का परफेक्ट ब्लेंड है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अंजलि राज, फाउंडर ऑफ उड़ान एजुकेशनल सर्विसेज, एक एजुकेटर, रिसर्चर और इंस्पायरिंग वुमेन लीडर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे उनकी पर्सनल करियर जर्नी, फाउंडर स्ट्रगल्स, फेलियर्स, लीडरशिप लेसन्स और फ्यूचर एजुकेशन के विजन पर। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंजलि राज जी का। कैसे हैं मैम आप? मैं एकदम ठीक हूँ। मैम कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर आपको? मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आप। एंड मैम, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके बारे में, जब हमने इंट्रोडक्शन ही दिया तो लोग काफ़ी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि आपने लाइक जिस फेज से आने के बाद में उड़ान स्टार्ट करना और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या थी पहले, आपका रोल पहला क्या था जिससे आपने अपने करियर को एक शेप दिया? मेरा सबसे पहला रोल जो था वो एक सिंपल कॉलेज टीचर का ही था। और अच्छा। उसमें मुझे कोई बहुत डिग्री कॉलेज था लेकिन बहुत कोई बड़ी क्लासेस भी नहीं मिली हुई थी। मुझे डीएलएड मिला हुआ था, जिसे हम बीटीसी भी कहते हाँ हैं, हाँ हाँ है ना। हाँ। तो डीएलएड को पढ़ाती थी मैं, और मेरी पहली क्लास ही डीएलएड थी। और एक्चुअली में उस वक्त जब मैं टीचिंग, क्योंकि मेरी टीचिंग जब शुरू हुई थी तो मैं बहुत अर्ली एज में टीचिंग में आ गई थी डिग्री कॉलेजेस में। आई थिंक आई विल 24 और 25 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम। और जो डीएलएड के बच्चे थे और वो पहला बैच था उस कॉलेज का भी, वो मुझसे एज में बड़े थे कुछ बच्चे। अच्छा, हाँ। तो वो तो सीरियस लेते थे आपको? हाँ, तो और वो एक्चुअली में मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, है अच्छा। ना। तो ये, और मैं उस वक्त पे मैच्योर थी नहीं, क्योंकि 24-25 ईयर्स ओल्ड गर्ल इतनी मैच्योर नहीं होती कि वो इतने बड़े बच्चों की क्लास को हैंडल कर सके। तो मैं उनके साथ ना उसी तरीके से बात करती थी, और ये मुझे अब जाके समझ में आता है कि उस वक्त मैं बिल्कुल भी उनके साथ एज अ टीचर नहीं थी प्रोफेशनली। मतलब मैं उनके साथ बात ऐसे एज अ फ्रेंड करती थी, क्योंकि मुझे उनमें और अपने आप में अंतर ही नजर नहीं आता था, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनसे मैंने सीखी, या बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को करते थे तो वो बहुत सारी चीजों में मुझे हेल्प किया करते थे, क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे थे स्कूल्स में। और मतलब, और वो पहला बैच ऐसा था, वो वर्सेटाइल बैच था। उसमें इंजीनियर्स भी थे, उसमें पीएचडी होल्डर्स भी थे, उसमें आर्किटेक्ट भी थे, और उसमें सिंपल ग्रेजुएट भी थे। तो उन लोगों से मुझे बहुत सीखने को मिला। और पहली चीज़ मैंने लर्न की कि जब आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हो तो ये मैं बहुत, मतलब बाद में आके मुझे महसूस हुई उस टाइम के लेवल पे कि मैं उस वक्त मैच्योर नहीं थी, तो मैं एज अ फ्रेंड उनसे बात करती थी। लेकिन अगर आप क्लासरूम में थोड़ा सा अपने स्टूडेंट से फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं ना, तो बहुत अच्छा रहता है, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है चीज़ों को स्टूडेंट तक पहुंचाने में। आप स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, है ना। टीचिंग रोल धीरे धीरे मेरा चेंज हुआ। तो फिर उसके बाद मेरा जीआरएफ क्लियर हुआ, मैं नेट जीआरएफ हुआ, और मैं पीएचडी करने चली गई। पीएचडी के बाद जब मैं वापस आई तो पहले मेरा एक यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद वहाँ पे कुछ टाइम मैंने वर्क किया, फिर मैंने अपनी जॉब शिफ्ट की और एक और यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ। जो सेकंड यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ वो डिपार्टमेंट काफ़ी फुलफिल था, उसमें कोर्सेज काफ़ी सारे थे, एजुकेशन के कोर्सेज, टीचर एजुकेशन के कोर्सेज, और पीएचडी भी थी। तो वहाँ मैं यूजी पीजी कोर्सेज को भी पढ़ा रही थी, एज वेल एज पीएचडी के स्टूडेंट्स का कोर्स वर्क भी, रिसर्च देख रही थी मैं। बहुत कम उम्र में जल्दी चीजें आपने काफी स्टार्ट की। हाँ, 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 है ना।
तो उस वक्त पे क्योंकि पीएचडी करके आई थी मैं, हाँ और पीएचडी में जो मेरे कुलीग्स थे, जो मेरे बैचमेट्स थे, हाँ या जो साथ वाले थे, पीएचडी में क्या होता है कि हम सिर्फ अपने एरिया के ही फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं, पीएचडी में क्या है अदर सब्जेक्ट्स के भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, जैसे म्यूजिक के, बायोटेक्नोलॉजी के, बायोलॉजी के, साइंस के, केमिस्ट्री के, इंजीनियरिंग के। तो उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है क्योंकि कुछ ज्यादा उम्र के भी होते हैं। तो मेरे अंदर थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी, तब तक थोड़ा ठहराव आ गया था, उससे पहले मेरे अंदर बिल्कुल ठहराव नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन जब मैं दोबारा से पीएचडी करके वापस मैंने रीजॉइन किया, तो मैंने अपने आप को एज अ फ्रेश ही माना। जब भी मैं कहीं नई जगह ज्वाइन करती थी उस वक्त पे, और अभी भी मेरे अंदर ऐसा है, जब मैं कोई नया काम करती हूँ या कहीं नई जगह मैं उस वक्त ज्वाइन करती थी, मैं अपने आप को एज अ फ्रेश मान के ही ज्वाइन करती थी, क्योंकि जिस भी प्लेस पे आप जाते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। करेक्ट। तो वो सारी चीज़ें वहाँ 2 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने बहुत अच्छी तरीके से काम सीखा। फिर मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गाज़ियाबाद हो गई, तो मुझे दोबारा से अपने जॉब को शिफ्ट करना था। तब गाज़ियाबाद के एक कॉलेज में जो एजुकेशन में उसमें है तो सिंगल कोर्स यूजी कोर्स है टीचर एजुकेशन का, लेकिन वो गाज़ियाबाद में बहुत अच्छा कॉलेज है एजुकेशन का। मतलब वहाँ पे एजुकेशन की चीज़ें जितनी अच्छी तरीके से चलती हैं टीचर एजुकेशन में, वो मैंने बाकी कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में भी नहीं देखा। वो कॉलेज मुझे काफ़ी चीज़ें सिखा के गया। उस कॉलेज में मैंने काफ़ी चीज़ों को सीखा, और वहाँ से ही मेरी एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइज़ेशन का आइडिया मेरा वहीं से शुरू हुआ, और वहाँ से मैंने जॉब छोड़ के फिर अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन शुरू की। तो अंजलि मैम, जैसे मैंने देखा काफी लाइक कम उम्र में आपने काम स्टार्ट कर दिया, ऊपर से मतलब इतनी सारी अचीवमेंट्स करना, एक कम उम्र से ही आपको पता चल गया था, विजन आपका क्लियर हो गया था कि करना क्या है। बट उड़ान जो आपने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करी, उसका मोटिव क्या था, क्या सोच के आपने स्टार्ट की थी, और कैसे पता था कि इतना बड़ा आज हो जाएगा? एक्चुअली क्या है कि मैं जब टीचिंग लाइन में थी 2021 में, हाँ हाँ। मैं वेल एस्टेब्लिश थी देखा जाए तो, हम्म। और अच्छी खासी सैलरी पैकेज था, सब कुछ था, लेकिन जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं थी। दूसरा, एजुकेशन सेक्टर में मैं कुछ करना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो कि रिसर्च में या फिर अपनी टीचिंग में अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं कर पाते, या फिर रिसर्च में कहीं ना कहीं अपने आप को ग्रोथ नहीं दे पाते। तो उन लोगों की हेल्प के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना था, और मेरा ये आइडिया शुरुआत 2021 से एज ए फ्रीलांस, और 2022 में फुल फ्लैश मैंने इसे इस्टेब्लिश किया। नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। बट उड़ान आपने स्टार्ट करने के लिए पुरानी टीचिंग की स्किल्स भी आपके काम आई, या फिर? बहुत ज़्यादा काम आई। एक्चुअली अच्छा। में क्या है, आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे बनाते हैं, हम्म आप जिस भी टास्क को लेते हैं हम्म वो आपको कुछ ना कुछ लर्निंग देता है। हम्म मान लीजिए किसी भी मैनेजमेंट ने आपको कोई वर्क दिया, वर्क आपको करके देना मैनेजमेंट के लिए, उस कॉलेज या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, लेकिन वो जो लर्निंग है, जो आपने वर्क किया, वो लर्निंग आपकी पर्सनल ग्रोथ को बिल्ड बिल्ड करती है। करती है, सही। तो ये जो स्किल्स मैं 2009 से लेके चली आ रही थी 2022 तक, इन स्किल्स ने, इन लर्निंग ने मुझे एक्सपीरियंस में ऐड ऑन किया, और इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बिल्ड किया, और ये स्किल्स ये उड़ान में बहुत काम आई। लेकिन देखो, कोई भी काम करे स्ट्रगल तो बहुत बड़ा होता है, और आता भी है, रुकावटें तो हर काम में आनी चाहिए भी। आई थिंक उसी से मजबूत होता है इंसान। हाँ। तो आपके हिसाब से आपका सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या था उड़ान स्टार्ट करने में, क्योंकि पहला स्टेप ही सबसे मुश्किल होता है। हाँ, 3 चीज़ें होती है जब भी आप कोई नया स्टार्टअप करते हो शुरू। पहली चीज़ आपका फाइनेंस होती है, हम्म दूसरी चीज़ टीम होती है, और तीसरी चीज़ एक्सेप्टेंस होती है। हम्म फाइनेंस का मुझे एक्चुअली में इतना प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत कम फाइनेंस के साथ इसे शुरू किया था। अच्छा। हाँ, लोग बहुत। कहते हैं बिना फाइनेंस के पैसे ही नहीं काम ही नहीं कर सकते। नहीं, आप यकीन नहीं मानोगे, 5000 रुपीज़ से हमने इसे शुरू किया था। क्या बात कर रहे हो? 5000 रुपीज़, 5,000 से? 5,000 रुपए से, जी। तो पहले मैंने उड़ान करियर काउंसलिंग सर्विसेज शुरू किया था, उससे फिर ये उड़ान एजुकेशन सर्विसेज की तरफ शिफ्ट किया था, जो उड़ान करियर काउंसलिंग सर्विसेज उड़ान एजुकेशन सर्विसेज के अंडर ही काम करने लगी ठीक है। है। तो वो जो उड़ान करियर काउंसलिंग सर्विसेज शुरू किया था, वो 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। तो लोग कहते हैं कि मौके नहीं मिलते हमें, लेकिन एक्चुअली में मुझे लगता है मौके बनाने पड़ते हैं। तो फाइनेंस मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं था। टीम की प्रॉब्लम थी, लेकिन वो भी इतनी बड़ी नहीं थी, क्योंकि धीरे-धीरे मेरी विज़न के लोग ही मुझे मिलने लगे। मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहती हूँ, और ऐसे लोग मुझे मिलने लगे, तो एक 10-11 लोगों की टीम भी बन गई। हम्म। एक्चुअली में प्रॉब्लम थी एक्सेप्टेंस। हम्म
क्योंकि मैंने करियर काउंसलिंग से शुरू किया था, और करियर काउंसलिंग आज के टाइम में भी एक ऐसा एरिया है, या तो बहुत लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं, या जो जानते हैं वो इसमें एंटर नहीं करना चाहते, या जो एंटर कर चुके हैं वो मेरे जैसे नए न्यू कमर के पास नहीं आना चाहेंगे, वो वेल एस्टेब्लिश करियर काउंसलिंग सर्विसेज के पास ही जाना चाहेंगे या कंपनीज के पास जाना चाहेंगे। तो और मैम लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है शायद से ना करियर काउंसलिंग को काउंसलिंग लेकर। के लिए बहुत अवेयरनेस नहीं है लोगों में। क्या स्कूल्स में ही अवेयरनेस नहीं है, मतलब आप पेरेंट्स की नहीं बात कर सकते, स्कूल्स में ही अवेयरनेस नहीं है। करेक्ट। बीइंग अ टीचर, जैसे आप अगर टीचर हो तो आपने सबसे बड़ी कमी क्या देखी हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में? मुझे लगता है सबसे बड़ी कमी जो है, मतलब गवर्नमेंट तो बहुत कोशिश करती है क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, लेकिन इट्स सैड टू से कि एजुकेशन फील्ड में जो कोई भी इंडिविजुअल जाता है, वो हमेशा उसका प्लान बी होता है, प्लान ए नहीं होता। तो वो इस माइंडसेट के साथ नहीं आता कि मुझे टीचिंग करनी है, वो इस माइंडसेट के साथ आता है कि ये मेरा प्लान बी है, मैं कुछ ना कुछ पहले कर लूं, अगर वो नहीं वर्कआउट किया तो फिर मैं टीचिंग लाइन में चला जाऊंगा। तो एक्चुअली में जो गवर्नमेंट क्वालिटी एजुकेशन देना चाहती है, उस क्वालिटी एजुकेशन को प्रोवाइड करने वाले लोगों की कमी मुझे लगती है। तो आप टीचर्स की कमी कह रहे हो? टीचर्स की कमी नहीं कह रही, लेकिन कहीं ना टीचर्स फेड अप हो जाता है वर्कलोड से। मैम मुझे ऐसा लगता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल में शायद 10th क्लास में भी पढ़ रहा है, उस बच्चे का जो आईक्यू है या मतलब पढ़ने की पावर है या फिर कुछ भी, मतलब वो ऑलमोस्ट तीसरी चौथी क्लास के प्राइवेट बच्चे की तरह होती है। मतलब इतना ज़्यादा पीछे होते हैं लोग और वो ध्यान ही नहीं देना चाहते पढ़ाई में। मतलब मैं बहुत सारे काउंसलिंग स्कूल्स में जाता हूँ तो लड़कों के स्कूल्स में और लड़कियों के स्कूल्स में बहुत फ़र्क होता है। तो आपका क्या नज़रिया है कि गवर्नमेंट स्कूल में इतने इतना हम लोग क्वालिटी देने के बाद भी, गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करने के बाद भी नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें, और उड़ान का कैसे रोल आता है फिर उसमें? उड़ान ऐसा नया क्या है इसमें? एक्चुअली क्या है कि मैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स दोनों दोनों को में कवर करती हूँ, हाँ। है ना, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी जो वेल एस्टेब्लिश स्कूल है उनकी कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन रहता है और वो अपने एग्जैक्टली। बच्चों को करियर काउंसलिंग देते हैं। करेक्ट करेक्ट। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स छोटे लेवल के, इवन 12th तक के भी हैं, या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे मुझे ये नहीं है कि मुझे उन बच्चों से कोई फीस चाहिए। अगर कोई मुझे करियर काउंसलिंग के लिए बुलाना चाहते हैं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी जाती हूँ। लेकिन टाइम सबसे बड़ा मेरे लिए, पंक्चुअलिटी और टाइमिंग सबसे बड़ा मेरे लिए कंपोनेंट होता है कि अगर कोई मुझे बुला रहा है तो वो उस पंक्चुअलिटी के साथ रहे, और अगर मैं बिना किसी फीस के जाना चाहती हूँ तो उस चीज़ को वो ध्यान में रख के कि वो टाइमिंग को, वो पंक्चुअलिटी को। दूसरी चीज़ आप जो कह रहे हैं ना कि बच्चे उतना पढ़ नहीं पाते या उनका आईक्यू लेवल 3rd 4th के बच्चे वाला रहता है, मेरा पर्सनल मानना ये है, हर बच्चा क्रिएटिव होता है, हर बच्चे में स्ट्रेंथ होती है, हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन वो टीचर ही है जो उसकी इंटेलिजेंसी को बाहर ला सकता है, वो एक टीचर ही है। बट आप खुद टीचर हो, आप बता रहे हो टीचर ही नहीं, मैं कभी स्टूडेंट भी थी ना तो इसलिए बट मतलब मुझे ऐसे टीचर्स मिले। मैम जैसे मान लो टीचर भी फेड अप हो जाए हाँ, तो उस टीचर टाइम में फेड क्या हो करना जाए चाहिए? तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। हर किसी की अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स होती है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। सबसे पहली चीज टीचर्स को, सबसे बड़ी चीज जो कि मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ, मैं किसी भी काम को काम समझ के करती ही नहीं। वो मेरे लिए एक चैलेंज है और वो मेरे लिए एक लर्निंग है, करेक्ट। और वो लर्निंग मेरे एक्सपीरियंस में ऐड ऑन होगी। फेलियर हो, सक्सेस मिले, मैं पास हूँ, फेल हूँ, लेकिन वो लर्निंग मुझे आगे के लिए एक सबक दे के जाएगी, और वही सबक मुझे आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करे। तो मैम जैसे आपने बताया कि ये गैप तो कहीं ना कहीं है, टीचर में भी गवर्नमेंट में भी, सब लोग अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट इन सारी चीज़ों में भी फिर भी दिक्कतें तो आती हैं और आई थिंक आनी भी चाहिए थोड़ी बहुत। सब कुछ सही होगा तो प्रॉब्लम कहीं रहेगी फिर। तो उसमें उड़ान कैसे हेल्प कर रहा है बच्चों की? उड़ान इस तरीके से हेल्प कर रहा है कि अगर किसी को कोई भी मतलब जैसे उड़ान दो तरीके से वर्क करता है, करियर काउंसलिंग सर्विसेज, उड़ान एजुकेशन सर्विसेज। उड़ान एजुकेशनल सर्विसेज करते हैं रिसर्चर्स को और फैकल्टी को प्रोफेशनल ग्रोथ ग्रोथ के लिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, ठीक है, ताकि वो अपने कैरियर में कुछ अच्छा कर सके। उड़ान करियर काउंसलिंग सर्विसेज हेल्प करते हैं बच्चों को जहां उन्हें करियर रिलेटेड कंफ्यूजन्स होते हैं, है ना, उन कैरियर रिलेटेड कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए उड़ान करियर काउंसलिंग वर्क करता है। अच्छा। मतलब और आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट अगर मैं पूछूं आपसे, उड़ान
करते वक्त भी या पहले भी, तो वो क्या रहा था? मेरी लाइफ के एक्चुअली 2 टर्निंग पॉइंट है। बहुत कम लोग जानते हैं कि आई एम अ ट्रेन्ड कथक डांसर अच्छा। और मैंने विशारद किया हुआ है और चंडीगढ़ से एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक सीनियर कथक का डिप्लोमा भी किया हुआ है और मैं एक्चुअली में डांस में अपना करियर बनाना चाहती थी। तो देखो करियर काउंसलिंग वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन मैं आज एक एंटरप्रेन्योर हूँ और उससे पहले मैं टीचर थी। तो कुछ फैमिली इशू रहे जिसकी वजह से ये नहीं हो पाया। तो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट यही था कि मेरे फादर ने कहा कि मिडिल क्लास मेंटालिटी है, एक माइंडसेट है कि बीएड करवा दो, बच्ची की लाइफ सेट है, शादी हो जाएगी, गवर्नमेंट में जॉब मिल जाएगी, ये हो जाएगा, है ना। तो बीएड होने के बाद बीएड मैंने किया तो बेमन से ही था एडमिशन जो लिया था, लेकिन फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया और मुझे ग्रेजुएट मतलब पीजी कोर्स के बारे में पता चला इसके। तब मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था पीजी कोर्स के लिए बनस्थली यूनिवर्सिटी को चूज करना। वैसे तो मैंने 3-4 यूनिवर्सिटीज में अपने एडमिशन के लिए फॉर्म डाला था पीजी कोर्स के लिए, लेकिन मतलब सबसे पहले मेरा वहीं पे शॉर्ट लिस्ट हो गया, मेरिट पे वहाँ पे लिस्ट बनी थी, मेरिट लिस्ट में मैं शॉर्ट लिस्ट हो गई और मैंने वहीं एडमिशन ले लिया। और बीएड में ही मैंने बनस्थली यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ सुना था कि टीचर एजुकेशन में वो बहुत अच्छी मतलब गाइडलाइंस देते हैं और बहुत अच्छे से टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स को फॉलो अप करते हैं, फॉलो करवाते हैं और बहुत अच्छे से उसे करवाते हैं। तो मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। वहाँ के टीचर्स मतलब अगर आप टीचर्स देखना चाहते हो तो आप बनस्थली यूनिवर्सिटी के, क्योंकि मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हूँ तो मैंने वहीं के टीचर देखे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के फैकल्टी के। तो वो टीचर्स को आपको देखना चाहिए। वो टीचर्स ये नहीं सोचते कि मुझे इस बच्चे से क्या बेनिफिट मिलेगा, वो 24/7 आपकी हेल्प करने के लिए हाजिर रहते हैं। मैं समझती हूँ टीचर्स की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है ना, लेकिन एक्चुअली में जिस वक्त आप उस टाइम ड्यूरेशन में हो जो आपका प्रोफेशनल टाइम ड्यूरेशन है, उसमें तो आप अपना 100% दीजिए। वहां पे मतलब मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे अंदर दिमाग है मतलब बीएड तक तो मैं बहुत इजी गोइंग थी, ठीक है, पढ़ लिया, पास हो गए, ऐसे था। लेकिन जब एमएड में मैं वहां पहुंची तो एग्जैक्टली मुझे पता चला, क्योंकि वहां थे टॉपर्स। अच्छा। और मैं थी एक एवरेज लर्नर जिसका ठीक है नंबर बाय चांस आ गया भगवान की दुआ से, है ना। और वहां पे टॉपर्स के बीच में मैं रही। तो वो लोग ये नहीं देखते थे कि ये टॉपर है तो हो जाता है ना, स्टूडेंट फेवरेट हो जाता है टीचर का जो ज्यादा पढ़ने में अच्छा होता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। उनके लिए सब इक्वल थे, सबको बराबर टाइम देते थे। मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई पर्सनली, वो लोग पर्सनली भी टाइम देते थे, लाइब्रेरी में बैठ के एक एक टॉपिक को समझाते थे अगर कोई भी टॉपिक हमें नहीं समझ में आया। तो वहाँ एक्चुअली में मुझे असली टीचर का मतलब पता चला। उससे पहले मुझे टीचर का इतना मतलब पता नहीं था कि टीचर का क्या मतलब होता है। टीचर का मतलब मैं सोचती थी ठीक है, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कर लिया, गवर्नमेंट या प्राइवेट में जॉब लग जाएगी, सैलरी आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था। सेकेंड टर्निंग पॉइंट था मेरा 2017 में, मैंने जो टीचर एजुकेशन कॉलेज ज्वाइन किया था, जो मैं बता रही थी। वो वो लोग अपनी फैकल्टी को जिस तरीके से वर्क देते हैं और जिस तरीके से अपनी फैकल्टी से वर्क करवाते हैं, अगर कोई सही इंडिविजुअल है जो सच में लर्निंग करना चाहता है, काम सीखना चाहता है, तो वो बहुत अच्छे से वहाँ पे काम सीख सकता है। मेरे लाइफ में जो दो सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट थे, पहला मेरा पीजी कोर्स के लिए बनस्थली यूनिवर्सिटी को चूज करना, दूसरा टीचिंग के लिए मुझे उस बेस्ट कॉलेज को चूज करना जिन्होंने मुझे इतना काम सिखाया कि ये 2 स्किल्स मुझे आज तक हेल्प। कोई ऐसी स्पेशलिटी अगर वहाँ की मैं पूछूं आपसे जो आपको बहुत अच्छी लगती हो? बनस्थली यूनिवर्सिटी सेकंड वाला। सेकंड वाली कॉलेज की स्पेशलिटी तो उनकी बहुत सारी है, लेकिन वो एजुकेशन सेक्टर में भी ना ऐसे काम करते हैं जैसे मैनेजमेंट में और इंजीनियरिंग में और कंप्यूटर एप्लीकेशन डिपार्टमेंट्स में होता है, वैल्यू एडिड मतलब अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो टीचर्स पे आ जाती है वो अकाउंटेबिलिटी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट जिसका कॉलेज है काम वो नहीं करेगा, वो अपने टीचर्स से करवाएगा, इसलिए वो पे करता है। तो जिस चीज के लिए आपको पे किया जा रहा है उस काम को आप पूरी शिद्दत, पूरी ऑनेस्टी के साथ कीजिए। मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ, अगर आपने वो काम पूरी श्योरिटी के साथ और ऑनेस्टी के साथ कर लिया ना, आपको कोई लाइफ में फेल नहीं कर सकता। करेक्ट। मेरा अगला सवाल मैम ये है कि जैसे एक एंटरप्रेन्योर होता है और एक वुमन एंटरप्रेन्योर होता है, तो वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब किसी से मिलने जाना हो तब भी रातों में जगना हो, कहीं से आना हो, कहीं कुछ करना हो, प्लस घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। जो फैमिली के साथ रह रहे हैं वो भी होता है, तो इतनी सारी मुश्किलों के साथ में आपने काम स्टार्ट करना
और उसमें हासिल करना जो आप चाहते थे, अपनी पुरानी जो फिक्स सैलरी उसको छोड़ना, ये सारा कुछ आपके लिए कितना मुश्किल था एज ए वुमेन? अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस अगर बताना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। एक्चुअली मुझे लगता है कि एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, हम्म। है ना, कभी भी आप कुछ काम करना चाहते हैं ना, तो पहली चीज़ है एज अ वुमेन आपको एक्सेप्टेंस मिलनी, हम्म। है ना। वो एक्सेप्टेंस मिलनी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि आपके डिसीजन स्किल्स पर बहुत डाउट होता है लोगों को, बहुत। बहुत ज़्यादा। तो ये जेंडर बायसनेस मैंने बहुत फेस की और अभी आपके भी साथ भी करती हूँ। हुआ था? हाँ, होती है ना। तो पहली चीज अच्छा, अभी भी होती है? अभी भी होती है, बहुत बार होती है। मतलब लेकिन मतलब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरी टीम में जो भी कम्युनिकेशन करना होता है वो मुझे ही करना होता है। मैं अपनी टीम में किसी को कहूंगी भी ना कि चलो उनसे तुम बात करो, कहेंगे नहीं नहीं मैडम आप ही बात करो। अब सेकंड चीज है, आप अपने क्लाइंट को जिस तरीके से बेटर समझा सकते हैं हाँ, और क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से जानते एकेडमिक बैकग्राउंड से हो ना तो चीजों को समझाना मुझे आसान होता हैं। है ना। अगर कोई उस एकेडमिक बैकग्राउंड से नहीं है टीम में तो वो बात नहीं कर फिर भी पाएगा, कोई कभी कभी बात खराब ही हो जाती है। फिर भी कोई ऐसा स्ट्रगल आपको अपने फेज में रहा हो कि यार ये तो अब करके ही दिखाना है? ये बहुत बार हुआ है, ये सो मतलब बहुत बार हुआ है। मतलब कोई स्टोरी? स्टोरी तो मैं बचपन की स्टोरी सबसे पहले सुनाना चाहूंगी। मैं 7th क्लास में थी हम्म। और एनुअल फंक्शन था। तब मुझे अपनी पहली बार काबिलियत पता चली थी ये। हम्म। तो एनुअल फंक्शन में ना गिद्दा होता था पहले एनुअल फंक्शन में। तो गिद्दा में बहुत सारी 25-30 लड़कियां एक साथ पार्ट ले सकते। डांस का मुझे हाँ। शौक था ही, तो मैं भी पार्ट लेना चाहती थी। तो मैं गई और मैं बहुत अच्छा डांस करती, सब कहते थे अच्छा डांस करती हो, और मुझे टीचर ने कह दिया कि तुम स्टेप ठीक नहीं कर रही, तुम तो डांस अच्छा नहीं कर रही। मैंने ईगो पे ले लिया वो उस वक्त ही। और मतलब फिर उसके बाद मैंने अपने आप पर इतना वर्क किया कि अगले साल एनुअल फंक्शन में मैं सोलो परफॉर्म करती थी। और जब तक मैं स्कूल में थी तब तक मैं एनुअल फंक्शन में सोलो परफॉर्म करती थी। मतलब ये जिद्दी आप थे वैसे पहले मैं से? स्टबन बहुत ज्यादा हूँ। मैं 7th क्लास में थी और मुझे डांस बहुत अच्छा लगता था। मुझे कथक की तरफ जाना था, कथक फील्ड में जाना था, डांसिंग में, कोरियोग्राफी में। तो 7th क्लास में ही मैंने एडमिशन अपना डांस स्कूल में अपने आप ही करवा लिया था। घर पे वालों को मैंने जब एडमिशन करवा लिया उसके बाद पता चला था। तो मतलब ये चीजें मेरी लाइफ में बहुत है। सेम एज इट इज ना, जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे जो पीएचडी मेरे साथ ही एनरोल हुए थे, मेरे जो बैचमेट्स थे। तो उस वक्त पे ना एक बार मुझे मेरे गाइड ने कह दिया था, अंजलि तुम समझती नहीं हो चीजों को, तुम पढ़ती नहीं हो चीजों को, बस मेरे सामने लिख के ले आती हो। मतलब मैं उस वक्त या तो चीजों को समझती नहीं थी, या जो भी चीज है उस वक्त पे उन्होंने मुझे ये कहा ना, मुझे बड़ा बुरा लगा। मतलब रोना आ गया मुझे कि मैं तो इतनी मेहनत करती हूँ और मैं इतना काम करके ले जाती हूँ, उसके बाद सर ने ऐसे कह दिया कि बाकी सबका देखो, तुम्हारा तो नहीं अच्छा हो रहा है। और इस तरीके से उन्होंने कुछ चीज बोली मुझे, मुझे वो भी ईगो पे आ गई। उसके बाद जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हुई, मुझे मेरे गाइड का एक सेंटेंस याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ तो अच्छे अच्छे गधे निकल जाते हैं पीएचडी करते हुए, तुम तो अरबी घोड़ा हो, तुम अपनी पीएचडी की चिंता मत करो, तुम्हारा वाइवा तो आराम से निकलेगा। सेम एज इट इज जब मैंने ये अपनी उड़ान की प्लानिंग की थी, तब मुझे किसी फैकल्टी ने बोला था और मैंने किसी को बताया नहीं था। ये सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात थी कि मैं इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहती हूँ। 2021 से एज अ फ्रीलांस मैंने काम शुरू कर ही दिया था। 2022 में मुझे फुल फ्लैश सेटअप करना था जॉब छोड़ के। तो मैं जब जॉब नोटिस पीरियड पे थी तो मुझसे एक फैकल्टी ने कहा, ये जो चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी, मैं उनकी बात बता रही हूँ लाइफ में, और वो फीमेल ही थी। और उन्होंने ये कहा कि अरे तुम जॉब छोड़ के घर पे खाली बैठोगी, हम तो खाली नहीं बैठ सकते घर पे। हम्म। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि अगर मतलब आप किसी को जज मत कीजिए। करेक्ट। तो मैं ना कई चीज़ों को ना दिल पे ले जाती हूँ और ईगो पे ले जाती हूँ। तो वो जब मैं ईगो पे ले जाती हूँ ना, भगवान का शुक्र है या मेहनत के साथ, क्योंकि मैं करने के साथ थोड़ा सा मतलब कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, उसे भी मानती हूँ। वो मेरा बहुत सपोर्ट करता है। जब मैं जिद पे आ जाती हूँ तो मेरी चीजें होती ही हैं। ये कैरियर काउंसलिंग सर्विसेज भी जब मैंने शुरू किया एज अ वुमेन लीडर, एक्सेप्टेंस मतलब बाहर वालों के एक्सेप्टेंस से एक अलग प्रॉब्लम है, घर वालों के भी एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होते हैं, क्योंकि फुल फ्लैश में अपने करियर को छोड़ के और फिर उसके बाद अपना स्टार्टअप शुरू कर रही हूँ। और वो स्टार्टअप एक्चुअली घर वालों को समझ में आ नहीं रहा, तो वो बहुत इनिशियली मैम अकेले ही चढ़ना पड़ता है। हाँ और आई थिंक मुझे लगता है वो टीचर्स हैं या जो भी हैं, जितने भी लोगों ने एक पॉइंट पे आपके लिए कुछ बुरा कहा है,
तो वो फायदा ही करा आपको। हाँ, मुझे बहुत फायदा होता है। क्रिटिसिज्म को हमेशा पॉजिटिवली लीजिए। मेरा अगला सवाल मैम ये है, जैसे आपने बताया भी कि आपके हस्बैंड के साथ आपके पार्टनर है वो, आई थिंक, है ना? हाँ। तो अभी मामा अर्थ की जो फाउंडर गजल है, और उनके साथ भी उनके जो हस्बैंड है वो करते हैं काम। तो बहुत सारी आपस में भी मतलब क्लैशेस आते होंगे कि यार ये ओपिनियन मेरा है, ये आपका है, और ये पार्टनर्स के बीच में भी आते हैं। बट पार्टनर्स तो क्या है, अलग अलग घर जाना है उनको रात में। यहाँ तो आपको जाना भी एक साथ ही है। तो यहाँ पे वहां की लड़ाई और घर की लड़ाई कितना कितना कैसे मेंटेन करते हो आप, क्योंकि बहुत दिक्कतें होती होंगी मुझे लगता है। एक्चुअली होल रिस्पॉन्सिबिलिटी उड़ान की मेरी है, हाँ। मेरे सपोर्टिंग एंड में वो हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो हैंडल करते हैं मेरे लिए। टेक्निकल पार्ट को वही हैंडल करते हैं। तो हमारे बीच एज मतलब क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग बराबर लेवल पे काम कर रहे हैं, भले ही मैं फाउंडर हूँ लेकिन टेक्निकलिटी को वही सारा देखते हैं, तो उनके डिसीजंस भी मैटर करते हैं। तो हम लोगों के बीच कई बार बहुत क्लैशेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हम लोगों की एक चीज़ अच्छी है कि हम प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। हमारा क्लैश हुआ है, ऑफिस टाइमिंग में हुआ है, वो घर तक नहीं जाएगा। घर में जाके हम पति पत्नी ही है, ये अच्छी चीज है मैम। है ना? और घर में जाके जो हमारी नॉर्मल लाइफ है, वो ही चलेगी। तो ये क्लैशेस कई बार होते हैं। तो कई बार इन क्लैशेस को, मतलब अगर आप हस्बैंड वाइफ है और आप साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको ये क्लैशेस को ऑफिस में ही छोड़ देना चाहिए, उन्हें घर तक नहीं लाना चाहिए। घर तक लाओगे तो आपकी पर्सनल लाइफ रुइन होगी। तो अंजलि मैम, हर एक कंपनी में या फिर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है उनके लोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि लोग ढूंढने में बहुत टाइम लगता है और क्वालिटी लोग मिलते नहीं है, क्योंकि आपका विजन क्या है वो आपको पता है, सामने वाले को समझाने में ही पहले तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आपके हिसाब से आपकी फैकल्टी के लोग और जो रिसर्च पर्सन होते हैं उनको कैसे आप ढूंढते हो, और उनमें क्या क्वालिटी है जो आप देख के आप उनको बोलते हो कि हाँ यू आर परफेक्ट फॉर अस, या फिर वर्कशॉप के लिए कैसे देखते हो आप? हम लोग जो सर वर्कशॉप और एफडीआई करते हैं, एफडीपी मतलब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और एक हम कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी ठीक करते है। हैं। तो जो भी इवेंट हम करना चाहते हैं उसके लिए पहले हम आउटलाइन बनाते हैं। कोर्स आउटलाइन एक बनती है, 2 दिन की है, 4 दिन की है, हफ्ते भर की है, 14 दिन की है। बेसिकली 14 डेज की मैक्सिमम होती है, ठीक है है। ना? वो आवर्स पर भी डिपेंड करती है, 45 आवर्स की है, 20 आवर्स की है, 10 आवर्स की है, 30 आवर्स की है। हम्म। तो सबसे पहले हम उसके लिए कोर्स आउटलाइन प्लान करते हैं। हम्म। वो कोर्स आउटलाइन बहुत माइन्यूटली प्लान होती है। कई बार 2 दिन की वर्कशॉप के लिए कोर्स आउटलाइन में 7 डेज भी चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो माइन्यूटली इसलिए देखना पड़ता है कि हमें हमें अपने टारगेट ग्रुप को क्या प्रोवाइड करना है, क्या प्रिस्क्राइब करना है, क्या उन्हें बताना है, वो, और आज के इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या हैं, वो ज़रूरी है। तो हम जिन चीज़ पे वर्कशॉप, एफडीपी और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स करते हैं, वो हमारी थीम्स कुछ सेलेक्टेड है। जैसे हम रिसर्च पर वर्क करते हैं, रिसर्च में जितने भी कंपोनेंट आते हैं, लिटरेचर रिव्यू, टॉपिक सिलेक्शन, सैम्पलिंग एंड डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर, पॉपुलेशन, है ना? और लिटरेचर रिव्यू के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसके अलावा एकेडमिक राइटिंग पर वर्क करते हैं। एकेडमिक राइटिंग में रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर, पेपर पब्लिकेशन, और जितने भी ये प्री प्रिंट सर्वर्स हैं, या फिर जो जो भी वेबसाइट्स हैं जो एक रिसर्च स्कॉलर को हेल्प कर सकती है अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने में, उसके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस में वर्क करते हैं। पावर बीआई, एक्सेल्स, एडवांस एक्सेल्स, और चैट एआई को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, एआई के लिए वर्क करते हैं। और उसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट और क्लासरूम मैनेजमेंट पर भी वर्क करते हैं। जो हमारी वर्कशॉप्स होती है, मेन थीम्स ये होती हैं हमारी, होलसोल, है ना? तो और प्लेगरिज्म, तो ये जो चीज़ें हैं, इन पे जो हम वर्क करते हैं, सबसे पहले हम जिस भी टॉपिक पर वर्कशॉप करना चाहते हैं उसकी आउटलाइन को हमने, मान लो वही वर्कशॉप हमने 6 महीने पहले की थी, वही वर्कशॉप अब दोबारा करनी है, तो उसी कंटेंट को हम नहीं ले सकते, हमें वो कंटेंट रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उस कंटेंट को बहुत माइन्यूटली हम सेट करते हैं पहले, फिर उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम रिसोर्स पर्सन सेलेक्ट करते हैं जो उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन लिए हुए रखते हैं। हमारे जो रिसोर्स पर्सन होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस से भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से भी हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी हैं, इवन एनसीईआरटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, इग्नू, जामिया मिलिया इस्लामिया, ऐसी यूनिवर्सिटी से भी हमारे रिसोर्स पर्सन आते हैं। तो जो आप कहते हैं ना कि अपने विजन को समझाना मुश्किल होता है, हम लोग अपनी फ़ी जो रखते हैं
वो बहुत रीजनेबल रखते हैं, ताकि लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो कि यार इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, वर्कशॉप अच्छी है, मैं कैसे करूँ। कितनी फीस लेते हो? सर हमारी फीस बहुत नॉमिनल होती है। जो हम अगर 2 और 3 डेज़ की करते हैं तो 250 और 300 होती है, ठीक है, पर पर्सन। और अगर हम 10 डेज़ की कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो जाती है, अगर आवर्स ज़्यादा हैं, मान लीजिए 45 आवर्स जा रहे हैं, तो 45 आवर्स में टोटल 21 सेशन और आई थिंक 25 और 26 सेशन के करीब जाते हैं, यानी 26 रिसोर्स पर्सन। तो उसकी फ़ीस भी हम 800 के आसपास तक ही लेते हैं, वो भी फैकल्टी के लिए। स्टूडेंट और रिसर्च स्कॉलर के लिए कम होती है, 500 और 400 समथिंग ऐसी। तो हम लोग उस फीस में ऐसे लोगों को, हमने ऐसे रिसोर्स पर्सन को ढूंढा है जो सिर्फ रेम्यूनरेशन के लिए वर्क ना करे, जो क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे रिसोर्स पर्सन, मैं बहुत अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ कि हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं जो यूनिवर्सिटीज से आते हैं, वो सारे के सारे एक्चुअली क्वालिटी एजुकेशन पे वर्क करना चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमारा रेम्यूनरेशन ज़्यादा है या कम है, ठीक है ना, क्योंकि रेम्यूनरेशन ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशंस पर डिपेंड करता है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में कोई हमें एड मिलती नहीं है ना। करेक्ट। तो वो रिसोर्स पर्सन ढूंढने में हमें टाइम लगा, लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हमें ऐसे रिसोर्स पर्सन मिलते गए और अभी भी मिल रहे हैं। तो हम लोग उनके साथ ही स्टिक रहते हैं और उनके साथ ही अपने कम्युनिकेशन को, अपने रिलेशंस को मेंटेन रखते हैं, जो एक्चुअली में क्वालिटी एजुकेशन की तरफ काम करना चाहते हैं, है ना। कमाओ, आप कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, एज अ स्टार्टअप आप कमाना ही चाहते हो, रोजी रोटी तो सबको चलानी है। लेकिन आप जिस चीज़ पर वर्क कर रहे हो, जो स्टार्टअप अपना चला रहे हो या जो आप जॉब कर रहे हो, एक्चुअली में आपको जब रात को सो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। जो जॉब सेटिस्फेक्शन की मैंने पहले भी बात की थी कि मैंने अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन की वजह से छोड़ी थी, वो सेटिस्फेक्शन मुझे इस काम में मिलता है, क्योंकि मैं जब अपना 100% सामने वालों को देती हूँ और वहां भी मुझे लगता है कि इसे और बेटर किया जा सकता था, चलो अगली बार इसमें ये चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मैं खुद सेटिस्फाई हो पाती हूँ और ऐसे रिसोर्स पर्सन हमें मिलते हैं। तो आउटलाइन के बेसिस पर ही हम अपने रिसोर्स पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, स्पेशलाइजेशन देख के। ओके। बिंगो एंटरप्रेन्योर, जैसे मैं आपसे भी एक चीज़ पूछूंगा कि कितने घंटे आपको काम करना पड़ता है? क्योंकि जॉब के 8-9 घंटे और बिजनेस के लाइक पूरा ही टाइम, तो कितने घंटे आपको देने पड़े? एक्चुअली में मेरा वर्क तो सही बताऊँ आपको, समटाइम्स 24/7 का ही रहता है, क्योंकि हमारी कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है कि हम 9 to 5 ही वर्क करेंगे। तो कई बार हम रात को 12-12 बजे तक भी वर्क करते हैं, है ना। और बाकी कोर्स भी होते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, इन सब एज अ एंटरप्रेन्योर वर्क लाइफ बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मैंने बताया, है ना। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप अपनी फैमिली को और अपने काम को बराबर टाइम दें, नहीं। एज अ एंटरप्रेन्योर आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है कि किस वक्त आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है और किस टाइम आपके काम को आपकी ज़रूरत है। उन दोनों का बैलेंस बना के अगर आप वर्क करते हैं तो आपका वर्क इजी हो जाता है। बट इनिशियली तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। अब सर वो टाइम तो देना पड़ेगा इनिशियली, क्या मैं कह रही हूँ कि आपका काम बढ़ता जाएगा, आपका टाइम भी बढ़ता जाएगा, कैसे मैनेज होगी? फैमिली मैनेज हो जाती है। फैमिली आपकी मैनेज एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मैं मानती हूँ, और एज अ वुमेन लीडर, और एज अ वुमेन इन अ प्रोफेशन एज अ वुमेन, है ना। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि अगर, ये मैं मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, कोई भी वुमेन अगर प्रोफेशनली ग्रो कर रही है ना, तो कहीं ना कहीं उसे पीछे से एक बैक हैंड, एक सपोर्ट ज़रूर है। वो जब भी घर से बाहर निकल पा रही है, मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे इन लॉज हैं, खाना बनाना है, हाउस होल्ड कोर्स है, वो कहीं ना कहीं तो मैनेज हो रहे हैं ना। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे घर में काम वाली नहीं है। मतलब मैंने हाउस हेल्प नहीं रखी हुई है। अच्छा, हाँ, फिर भी मैनेज हो रहा है। फिर भी मैनेज हो रहा है। आपकी प्रायोरिटीज को आपको सेट करना पड़ेगा ना, किसी भी काम को, किसी भी वर्क को टाइमिंग में मत बांधो। कुछ काम तो टाइमिंग में ही बंधे हुए हैं, जैसे खाना खाना, है ना। लेकिन आपको अपने टाइम को, टाइम मैनेजमेंट को बहुत माइन्यूटली सेट करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटीज को देखना पड़ेगा। जहाँ फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आपको सब कुछ छोड़ के फैमिली के पास जाना पड़ेगा, और जहाँ काम को आपकी ज़रूरत है, पूरा आप फैमिली को छोड़ के आपको काम के पास जाना पड़ेगा। पर एज अ वुमेन ये जब भी पॉसिबल है जब आपको एक सपोर्टिव पार्टनर मिलता है या सपोर्टिव फैमिली मिलती है। Correct. तो आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास सपोर्टिव पार्टनर और सपोर्टिव फैमिली है, तो मैं कर पाती हूँ।
जैसे आपने बोला कि सपोर्टिव पार्टनर बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक किस्सा न्यूज़ में आ रहा है और मैं चाहूँगा आप अपने व्यूज़ दें उस पे। मेरी कॉम का अभी न्यूज़ चल रहा है बहुत ज़्यादा कि अभी बहुत ज़्यादा सुनील छेत्री उनके हस्बैंड है और एक टाइम में उन्होंने बहुत साथ दिया उनका, अपनी सारी चीज़ों को, अपने करियर को छोड़ के उनका साथ दिया और अब जाके वही उनको बोल रही है कि आपने करा क्या है। इस लेवल पे भी लोग करते हैं और पहले भी ये केसेस बहुत सारे आए हैं। तो इस पॉइंट में आप कैसे देखते हो इन चीज़ों को कि आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है और क्या गलती वो कर रही हैं, क्या उनकी तरफ से हुई, आपके व्यूज़ क्या हैं इस पे? उस इशू पे सर मैं यही बोलना चाहूंगी कि एज अ वाइफ और एज अ हस्बैंड, अगर दो लोग वर्क कर रहे हैं, है ना, और अगर हस्बैंड आपको सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, पर्सनल लेवल पे आपका क्या जान चल रहा है ये दुनिया नहीं देख रही है, लेकिन एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कहना कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है या मेरी कमाई खाता है, तो या जो भी चीजें उन्होंने बोली है ना, अ, तो एक्चुअली में मुझे ये लगता है कि एज अ पार्टनर, एज अ वाइफ नहीं कह रही मैं, एज अ पार्टनर, चाहे आपके मेल पार्टनर ने आपकी हेल्प की हो, चाहे आपके फीमेल पार्टनर ने आपकी हेल्प की हो, ये आपकी अपनी ऑनेस्टी है कि आप कैसे उस चीज को लें और आगे जाके उन्हें अपने बराबर रखें। क्योंकि जब दो पार्टनर ऐसे चलते हैं, शादी होती है और उसमें से एक ऊपर निकल जाए तो दूसरे वाले को एक इनसिक्योरिटी नेचुरली आनी शुरू हो जाएगी और उस पार्टनर को खींच के आपको ऊपर लाना है। अब वो आप कैसे लाते हो ये मैम आपके ये ऊपर सबसे अच्छी बात तो ये ना कि सुनील छेत्री को कभी इनसिक्योरिटी हुई नहीं, वो इतना आगे तक भी गई उसके बाद उस, और आपको पता होगा कि ये इंसिडेंट उन्होंने बोलने के बाद भी सुनील छेत्री आए हैं और ऑडियो पे बोला है कि मेरी वाइफ को आप ट्रोल मत करो, है ना। और गलती से अगर किसी लड़के ने बोला होता तो अब तक तो क्या हो जाता। नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, मुझे ये लगता है कि हर इनको किसी को काउंसलिंग अपनी की जरूरत है। हाँ इसकी तो काउंसलिंग की जरूरत है। अब एक्चुअली में पर्दे के पीछे क्या चीजें चल रही हैं ये तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनर को अपनी ऑनेस्टी साथ में रखनी चाहिए और आपके लिए सच में अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको सबके सामने बोलना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली अगर आप बुराई ही बता रहे हो या तो अच्छा ही बताओ। और मैं कहता हूँ कि कोई बात थी लेकिन इतने बड़े चैनल पे आके नहीं बोलना चाहिए था, तो हाँ, अपने नहीं husband की नहीं बात। बोलना चाहिए था। अगर पर्सनल कोई इशू था तो उसे सॉल्व कर सकते थे, अगर वो अपने आप जमाने के सामने आ जाए तो बात अलग है, लेकिन स्पेशली अगर आप कह रहे हैं तो वो एक अलग मैं बात है। मेरी कॉम में मूवी तक बनी है। अब मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा उन्होंने करा, अब आगे की लाइफ में तो उन्होंने एक्चुअली मेरी कॉम पे मूवी मैंने देखी है तभी मैं मेरी कॉम को समझ पाई हूँ और उसमें मैंने यही हमारी देखा है कि हस्बैंड ने बहुत ज्यादा हेल्प की है उसे मेरी कॉम को ग्रो करने के लिए। हमारी इंस्पिरेशन थी वो। नहीं, ये मेरा पर्सनल बिलीव है, इस चीज पे भी मैं यही बोलना चाहूंगी, ये मेरा पर्सनल बिलीव है कि अगर कोई वुमेन फैमिली के साथ ग्रो कर रही है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो कहीं ना कहीं उसे फैमिली का सपोर्ट है ही। चाहे सही वो बात है। तान मतलब मैं कह रही हूँ देसी भाषा में ताने दे के भी अगर वो सपोर्ट होगा ना तो वो सपोर्ट होगा, क्योंकि बिना सपोर्ट के वो बाहर निकल नहीं सकती, सब कुछ छोड़ सकती है करेक्ट वुमेन, मैम। लेकिन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। करेक्ट मैम। और सबसे अच्छी बात यह है, मैंने कहीं सुना भी था कि अगर लड़की की शादी होती है तो मतलब जब वो दूसरे के घर में जाती है तो होते तो पूरे रिश्तेदार हैं लेकिन अपना सिर्फ पति होता है एक पति तरीके होता से, है। तो वो अगर सपोर्ट कर रहा है आपको हाँ तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आई थिंक उन्होंने करा है काफी। करा है। नहीं नहीं, वैसे भी पता है फीमेल घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर आपका पार्टनर आपको हेल्प नहीं करेक्ट करता। करेक्ट करेक्ट। वो मान लीजिए आप 4 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन है तो पीछे से आपके बच्चों को कौन देख रहा है? एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ फाउंडर आपका सबसे बड़ा डर क्या है? सर मेरा सबसे बड़ा डर यही है, पहली चीज, मैं जो क्वालिटी एजुकेशन के विजन को साथ में लेके चली हूँ हम्म वो मेरी एग्जिस्टेंस में रहे। हम्म क्योंकि आप क्वालिटी तो आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी की कंसिस्टेंसी को आप कम नहीं कर सकते, आप कम करोगे आपका काम भी कम होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा डर एज अ फाउंडर और एज अ एंटरप्रेन्योर आपके पास रहता है वो रहता है फाइनेंसेस का। हम्म आपको मतलब हर 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 मतलब हर इवेंट पे मुझे बहुत टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा। क्यों टेंशन रहती है? मेरे रजिस्ट्रेशन फुलफिल होने चाहिए, मेरे रिसोर्स पर्सन किसी चीज से खफा ना हो जाए, रिसोर्स पर्सन भी आ रहा है तो एज अ टीचर उसके सामने ऑडियंस होनी चाहिए उसे सुनने के लिए, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से हो जाए है, और वो जो काम चल रहा है मेरा वो सही तरीके से चलता रहे, है ना। मतलब 1 से 10 तारीख को जो फाउंडर मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को जो टेंशन रहती है ना वो तो रहती ही रहती है कि वो सैलरी तो देनी ही देनी है
तो वो टेंशन ना एक तो बहुत बड़ी होती है। 2 तारीख 3 तारीख जो होती है वो सबका डर रहता है। हाँ हाँ, मतलब लोग 1 तारीख को आने को खुश होते हैं। मैं भी खुश होती थी जब मैं जॉब में थी कि अब सैलरी आने वाली है, लेकिन यहाँ मुझे टेंशन होती है कि 1 तारीख आ गई है। करेक्ट। है ना। दूसरी चीज कि आप जब फाउंडर होते हैं ना, जॉब का क्या है, आपको एक जॉब सही नहीं लग रही, आप शिफ्ट करके दूसरी तरफ सही चले कह रहे जाओगे, हो, सही कह रहे है ना। लेकिन अपने काम में अगर आपका डाउनफॉल भी चल रहा है, हो। हर समय एक जैसा नहीं रहता, हम्म। है ना। मेरे स्टार्टअप को 3 साल हुए हैं, लेकिन 3 साल एक जैसे नहीं रहे। करेक्ट। डाउनफॉल में आप ये कभी छोड़ अच्छा के है, सोच कभी बहुत, नहीं सकते, कभी। ये सोच के हम्म। छोड़ नहीं सकते कि अरे यार अब तो डाउनफॉल हो गया, काम अच्छा नहीं है, छोड़ दो। आप उसे छोड़ ही नहीं नहीं सकते। सकते। वो जो डर है ना कि डाउनफॉल ना आ जाए, डाउनफॉल ना आ जाए, और एक और बिजनेस उस से जॉब डाउनफॉल, नहीं होता फिर। हाँ हाँ, मतलब और वो डाउनफॉल जब आता है उसको सरवाइव करना, हम्म। वो डर मुझे सबसे ज्यादा रहता है कि वो जो डाउनफॉल है उसको सरवाइव करना है और समय को अच्छे से निकालना है, और समय को ऐसे निकालना है क्योंकि अब किसी के सामने रो थोड़ी सकते हैं कि मेरा डाउनफॉल आ गया। सही बात है। कुल डाउनफॉल तो आपको ही फेस करना है। Correct. अगर बेनिफिट्स आप ले रहे हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस भी तो आप ही फेस करेंगे। तो एज अ फाउंडर मुझे लगता है कि आपको अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेंटेन रहे, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे, ये फियर सबसे बड़ा है किसी भी फाउंडर के लिए, किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। ये बात सही है मैम। और जब आप देखते हो कि आपका काम कोई मतलब बहुत सारे मार्केट में कंपटीशन है और बहुत सारी चीजें हो रही हैं और आपका वर्क कैसे बेटर कर सकता है, तो वो आई थिंक फाउंडर की जिम्मेदारी भी होती है। हाँ, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सोचना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा दिमाग खर्च होता है। मैं फिजिकली इतना नहीं थकती जितना मेंटल लेवल पे थक और जाती एक हूँ। पॉइंट पे लगता है मुझे काम करना फिर भी आसान है, करवाना मुश्किल है। नहीं, वो तो मैं करवा लेती हूँ। टीचर हो आप, टीचर हो वही, आप। मैंने बताया ना 2017 में मैंने जो कॉलेज ज्वाइन किया था उसमें जो मेरी प्रिंसिपल थी, हाँ। मैं उन्हें सच में बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। उनसे मैंने बहुत लीडरशिप क्वालिटीज सीखी। तो काम तो मैं करवा लेती हूँ। मैम आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं कि उड़ान का मिशन क्या है, मतलब आगे आने वाले फ्यूचर में कहाँ देखते हो आप अपने आप को और उड़ान को? उड़ान को एक्चुअली में मैं चाहती हूँ कि जितनी नई चीजें आती हैं, नए ट्रेंड्स आते हैं एजुकेशन सेक्टर में, उड़ान उन सबको कवर करे फ्यूचर में और उस पर वर्क करता रहे, पुरानी चीजों को साथ में लेते हुए। ऑब्वियसली अगर कुछ चेंजेस होते हैं उन चेंजेस को वो एक्सेप्ट करता रहे और आगे चलता रहे, और जितने नए ट्रेंड्स आ रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में उन सारे चेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, उड़ान जो है एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता रहे। दूसरी चीज, हम अभी क्या भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप कितना भी बढ़िया वाईफाई सिग्नल ले लो, लेकिन फिर भी कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है और चीज़ें उस तरीके से कई बार हम नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते जितनी हमें करनी चाहिए। जैसे मैं एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी वर्क करती हूँ, तो क्योंकि डांस मेरा शौक है, तो विद द म्यूजिक एंड डांस मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशन ऑर्गेनाइज करती हूँ और जाती भी ऑर्गेनाइजेशंस में वो सेशन लेने के लिए, अगर कोई बुलाता है तो मैं जाती हूँ, है ना। तो अब आप, सॉरी मैं क्वेश्चन भूल गई। मिशन। हम जिस प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं कहीं ना कहीं वहाँ सारी चीज़ें नहीं हो पाती। जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के अगर मैं सेशन लेना चाहती हूँ वो ऑनलाइन नहीं हो सकते क्योंकि उसमें टेक्निक्स बतानी होती हैं, फिजिकली उसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो मैं चाहती हूँ हमारा फ्यूचर में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो, फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि इसी तरह की जो एक्टिविटीज है वो उस इंस्टीट्यूट में करवाई जाए। नॉर्मल इंस्टीट्यूट कोर्सेज करवाते हैं, हम कोर्सेज नहीं करवाते। हम इसी तरह के वर्कशॉप, एफडीपीज, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंसेस, यही सारी चीजें करवाएं, लेकिन इसे ऑफलाइन मोड पर भी करवाएं। ऐसा एक इंस्टीट्यूट हम बनाएं जहाँ पे ये सारे प्रोग्राम्स हों। जो लोग अपनी प्रोफेशन में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपना करियर डेवलपमेंट करना चाहते हैं और सच में एजुकेशन की फील्ड में और अपनी लर्निंग में क्वालिटी को ऐड करना चाहते हैं, वो वहाँ आए और हेल्प ले। नहीं मैम, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई और आई थिंक आप एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छा कर रहे होगे। अभी एक्चुअली आज अभी भी मैं अपने आप को कोई सक्सेसफुल नहीं मानती, एक्चुअली मैं हूँ भी नहीं सक्सेसफुल, तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हाँ मेरी, एटलीस्ट यू स्टार्टेड ना मैम, हाँ स्टार्टेड है। एटलीस्ट यू डूइंग। हाँ बहुत लोगों मतलब का सपना है, स्टार्ट नहीं कर पाते लोग। हाँ हाँ, लेकिन मैं दोबारा कहूंगी कि सबसे कहूंगी मैं, मौके मिलते नहीं, मौके बनाने पड़ते हैं। और लाइफ में जो मैं कह रही हूँ ना मौके बनाने पड़ते हैं, वो एक्चुअली में मौका ही होता है जो कहीं ना कहीं आपको मिलता है। लाइफ में मौके सबको मिलते हैं, बस उस चांस को आप कैसे ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं ये ये आपके आपके ऊपर ऊपर है। है।
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर अंजलि, आप हमारे पॉडकास्ट में आए और एजुकेशन फील्ड में इतना गहरे तरीके से सोचा जा सकता है वो मैंने आपसे सीखा। और ऑफ कोर्स कि जो आपके सपने हैं, आई डू बेस्ट विशेस कि आपके पूरे हो जाएं जल्दी, क्योंकि आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसकी आई थिंक सबको नीड है और सब लोग चाहते हैं कि मतलब उसका उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाए। और काउंसलिंग करियर काउंसलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि उनका अगर करियर की काउंसलिंग सही टाइम पे ना हो तो वो आगे एक शेप नहीं ले पाएंगे। जैसे आप मतलब टीचर बने, फिर आपने एंटरप्रेन्योर जर्नी में आए, तो वो एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। और आपके पास भी मैंने बताया कि टर्निंग पॉइंट आए, बहुत सारे टीचर्स आए। और यही क्योंकि अगर सही करियर काउंसलिंग ना हो तो शेप नहीं मिल पाता आपके करियर को। अब मैं मेरी ही बात करूं, है ना, पहले मैं डांस में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक्चुअली में मेरे 3 बार करियर शिफ्ट हुए। मैं डांस में करियर बनाना चाहती थी, फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन की तरफ गई। फिर टीचिंग प्रोफेशन के लिए मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, और देन मैं स्टार्टअप की तरफ गई। तो कहीं ना कहीं वो चेंज होता रहा, लेकिन मुझे शुरू से पता था कि मुझे डांस में जाना है अपने स्कूल डेज से। अगर वो किसी भी तरीके से आगे मूव ऑन हो पाता, किसी भी तरीके से चल पाता, तो मैं ऑब्वियसली उसी में ही जाती। तो कई बार ऐसा होता है बच्चों को नहीं पता होता कि किस कैरियर में उन्हें जाना है। तो कैरियर काउंसलिंग एक्चुअली करवानी चाहिए, क्योंकि हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ में ज़रूर अच्छा होता है। तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हो, तो इस पॉडकास्ट को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना जिनको अपने करियर के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जिस पे आजकल कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। और उड़ान ने इस पे बहुत गहरे तरीके से काम करा है, बहुत रिसर्च करा है। तो जितने भी लोग चाहते हैं अपने करियर को काउंसिल करना या फिर अपने लोगों को, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि जितने भी लोग चाहते हैं अपने करियर को काउंसलिंग करवाना, वो एक बार उड़ान की वेबसाइट पे जा सकते हैं। हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और अगर मैम के पास टाइम हुआ तो वो डेफिनेटली उस लिंक पे जाके आप लोगों से रिप्लाई करेंगी, अदरवाइज उनकी टीम तो सबसे पहले आपसे कनेक्ट कर लेंगी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आवर पॉडकास्ट मैम, फिर मिलेंगे।